आई एम ए क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट, क्वालिफाइड कंपनी सेक्रेटरी, क्वालिफाइड कॉस्ट अकाउंटेंट एंड अमेरिका एंड लंडन. आई एम ओनली स्पेशलाइजिंग इन अकाउंट्स एंड फाइनेंस कोर्स फॉर यूएसए एंड फॉर यूरोपियन कोर्सेस. आइए, इन सभी, मैं इंडियन कोर्सेज की बात भी कर रहा हूँ, 11th की बात भी कर रहा हूँ. मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि हम लेक्चर नंबर 4 की बात कर रहे हैं एंड मैंने बड़ी प्यारी सी आज एक कोटेशन लिखी है. आप सब पहले अपना रजिस्टर ओपन कर लें. बेटे ग्रेट मॉर्निंग मैंने लिख दिया ग्रेट मॉर्निंग. आपको कहा कि आप लेक्चर नंबर 4 को लिखें एंड दिस इज अ कोट ऑफ द डे. आज का ये जो मैंने कोट लिखा है ना, इतना प्रीशियस कोट है कि मैं बता नहीं सकता. इस कोट में ये लिखा है दैट बी अवेयर ऑफ योर थॉट्स. आप अपने विचारों को सोचते रहें, देखते रहें कि आपके विचार है कैसे. बिकॉज जो विचार होंगे, जो थॉट्स होंगे, उन्हीं के बेसिस में आपके वही वर्ड्स बन जाएंगे और वही वर्ड से एक्शंस बन जाएंगी और उन्हीं एक्शन से हैबिट्स आ जाएंगी. बेटे सबसे इंपॉर्टेंट है आपकी थॉट्स. मेरी बात आप आई थिंक समझ पा रहे हैं. मैं भूपेश आनंद आज आपके सामने खड़ा हूँ तो इसीलिए कि मैं चाहता हूँ कि आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुल बने. ऐसे थॉट्स के साथ आज हम अपनी लेक्चर को स्टार्ट कर रहे हैं. एंड टुडेज लेक्चर, टुडे एजेंडा क्या है? I want to estimate the cost, I want to calculate the cost, I want to ascertain the cost, I want to accumulate the cost, I want to bundle the cost. मैं कॉस्ट की अलग अलग कैलकुलेशंस को करके दिखाना चाहता हूँ. बिकॉज वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज. वी हैव ऑयल इंडस्ट्रीज, वी हैव इंफ्रा, वी हैव स्टील, वी हैव ऑयल एंड गैस, वी हैव इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज, वी हैव वाटर कंपनीज, वी हैव सर्विस इंडस्ट्रीज, वी हैव एफएमसीजीज. बेटे मैन्युफैक्चरिंग भी है, कॉन्ट्रैक्ट भी है, जॉब भी है, बैच भी है. अलग अलग तरह के इंडस्ट्रीज हैं यार. अब जैसे अलग अलग तरह की इंडस्ट्रीज हैं तो वी हैव डिफरेंट मेथड्स फॉर असरटेनिंग द कॉस्ट फॉर दोज इंडस्ट्रीज. तो भूपेश आनंद ने अभी तक आपको लेक्चर 3 में सिंगल आउटपुट कॉस्टिंग या सिंगल या यूनिट कॉस्टिंग के बारे में बताया. मैं आज आपके सामने कुछ और बताने वाला हूँ. आइए हम लिखें मेथड्स ऑफ कॉस्ट में आई वॉन्ट टू एस्टिमेट द कॉस्ट. प्लीज़ एक बार जल्दी से ईमानदारी से बेटे ऐसे बैठना है. मैं फिर रिपीट करता हूँ, आज का लेक्चर आप बिल्कुल कमर सीधी करके बैठेंगे और बिल्कुल इस तरह से बैठेंगे जैसे आप मेरी तरफ देख रहे हो और मैं आपकी तरफ देख रहा हूँ. आंखों ही आंखों में इशारा हो गया, तू मेरी और मैं तेरा हो गया. आइए बेटे कमर सीधी करके लेट के बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है, अच्छी तरह से पढ़ना है. इन्हीं बातों के साथ मैं चाहता हूँ कि आज आप पहले इस लेक्चर का एजेंडा लिख लें. एंड द एजेंडा इज मेथड्स ऑफ कॉस्ट. दैट व्हाट आर द डिफरेंट मेथड्स ऑन द बेसिस ऑफ व्हिच वी कैन प्रिपेयर अ कॉस्ट. जैसे चाय बनानी है तो बेटे चाय बनाने के भी अलग अलग तरीके हैं. कोई उसमें खाली पानी और चाय की पत्ती डालता है, कोई क्या करता है छोटी इलायची भी डालता है, दालचीनी भी डालता है, सौंफ भी डालता है, तुलसी के पत्ते भी डालता है. इट मीन्स वी हैव डिफरेंट वेज टू जस्ट प्रिपेयर अ कप ऑफ टी. तो आप मुझे इतना बताएं कि कॉस्ट को निकालने के भी तो अलग अलग मेथड्स होंगे. तो एस्टिमेट करने की बात करें, कैलकुलेशन की, असरटेनमेंट की, एक्यूमुलेशन की, डिटर्मिनेशन की, बंडलिंग की. आज टुडे आई विल बी फोकसिंग टूवर्ड्स टू टाइप्स ऑफ कॉस्टिंग. लेक्चर नंबर 4 में मैं जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग की बातें करूंगा. लेक्चर नंबर 5 में आई विल बी टॉकिंग ऑफ बैच ऑर्डर कॉस्टिंग. दोनों भाई बहन है बेटे. बड़ा भाई बड़ी बहन है जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग और छोटी बहन है बैच. इट मीन्स जॉब आएगा तभी आप बैच कर सकते हो. इट मीन्स बैच अकेले में नहीं है, जॉब के साथ ही जुड़ा हुआ है. क्या बैच कॉस्टिंग. बट आज के इस लेक्चर में मैं आपको जॉब कॉस्टिंग के बारे में बताऊंगा. आप सभी ने ये चित्र, ये फोटो ऑलरेडी प्रिपेयर कर लिया है, मुझे मालूम है. आज मुझे एक गाना भी दिखाना है. एंड इन दिस फोटोग्राफ आई हैव गिवन द कॉस्ट मेजरमेंट, हाउ वी कैन मेजर द कॉस्ट, हाउ वी कैन असर्टेन द कॉस्ट. ब्रॉडली देखें तो मैं कह सकता हूं cost can be calculated. I can calculate the cost for the product and I can calculate the cost for the service. प्रोडक्ट्स के लिए भी और सर्विस के लिए भी हम ब्रॉडली डिवाइड कर सकते हैं. प्रोडक्ट में भी 2 ब्रांचेस हैं. इफ दैट इंडस्ट्री इज गेटिंग स्पेसिफिक ऑर्डर एंड इफ दैट इंडस्ट्री इज नॉट गेटिंग स्पेसिफिक ऑर्डर. तो आई थिंक इन द लास्ट लेक्चर 3 मैंने आपको बताया था कि अगर वो इंडस्ट्री स्पेसिफिक ऑर्डर ले रही है तो हम यहाँ पर आ जाएंगे. और अगर वो इंडस्ट्री स्पेसिफिक ऑर्डर नहीं ले रही तो मैं बेटे ये मैंने लास्ट लेक्चर में आपके सामने डिस्कस किया था. ये बेटे ये मैंने किया था यूनिट कॉस्टिंग थोड़ा सा याद आ रहा है, सिंगल आउटपुट कॉस्टिंग. ये सारी बातें मैंने लास्ट लेक्चर में आपके लिए प्रिपेयर की थी. ये देखिए बेटा, ये एक ब्रांच बन गई और ये दूसरी ब्रांच बन गई. मैं चाहता हूँ कि आप पहले स्पेसिफिक ऑर्डर कॉस्टिंग भी और दूसरी ब्रांच नॉन स्पेसिफिक ऑर्डर
नॉन स्पेसिफिक ऑर्डर। बेटे बार बार बनाएंगे ना तो आपके माइंड में बस जाएगा कि दैट इफ आई वांट टू कैलकुलेट द कॉस्टिंग दीज आर द मेथड्स एंड दीज आर द ब्रांचेस। सो इफ आई एम फॉलोइंग अ स्पेसिफिक ऑर्डर देयर आर टू मेथड्स, रादर आई विल से देयर आर थ्री मेथड्स। वन इज जॉब कॉस्टिंग एंड बैच कॉस्टिंग, इनको हम एक ही बोलते हैं, और एक है कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। बेटे शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन के जॉब और बैच, और लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन के कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। कहते हैं कि जब हम कुछ भी पढ़ते हैं, आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं और आपको क्या है, लिखने की प्रैक्टिस कराते थे, लिख लिख कर आपने प्रैक्टिस की। अब आप बड़े हो गए, आपको लगता है कि आप अमेरिकन या आप इंडियन या आप कुछ भी, जो भी कोर्स आप कर रहे हैं, आपको ऐसा लगता है कि अब हो जाएगा ग्रेजुएशन में। बेटे मैं आपको बता रहा हूँ, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जो फर्स्ट टाइम आप कर रहे हैं। जितना लिखेंगे ना उतने कंसेप्ट क्लियर होने वाले हैं। मेरी बात आप गांठ बांध के समझ लीजिए, आई एम टेलिंग यू द फैक्ट। So in this lecture number 4 I will be discussing about job costing, and in lecture number 5 I will be doing a practical also for job costing, and in lecture number 6 I will be doing batch costing, and in lecture number 7 I will be discussing with a practical for batch costing। बेटे मैं प्रैक्टिकल भी कराऊंगा, लॉजिक भी बताऊंगा, और उसके बाद बड़े सारे क्वेश्चंस भी कराऊंगा, क्योंकि फाउंडेशन मेरे को पहले डेवलप करनी है। आइए मैं मेथड नंबर 1 की तरफ बढ़ रहा हूँ। सर एक बच्चा कहता सर अपने लास्ट लेक्चर 3 में मेथड नंबर 1 किया ही था। मुझे मालूम है कि आपने किया था, आई नो इट बेटे, लेकिन मैं चाहता हूँ कि एक बार आप दोबारा से सिंगल कॉस्टिंग, आउटपुट कॉस्टिंग, सिंगल आउटपुट कॉस्टिंग, जो मेथड नंबर 1 हमने लास्ट लेक्चर में किया था, उसके ऊपर दोबारा से कुछ ना कुछ लिखें, बिकॉज इसमें एक राज छुपा हुआ है। देन ओनली यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन बाय जॉब कॉस्टिंग, व्हाट आई मीन बाय कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, व्हाट आई मीन बाय बैच कॉस्टिंग, व्हाट आई मीन बाय स्पेसिफिक ऑर्डर्स। तो मैं आपसे कहता हूं, अगर एक कंपनी नॉन स्पेसिफिक ऑर्डर्स लेती है, वो कहती है जी हम अपने हिसाब से बना रहे हैं, यही बनाते रहेंगे, लेना है तो लो, नहीं तो मत लो, हम ऐसी प्रिंटिंग करेंगे, यही डिज़ाइन बनाएंगे, ऐसा ही करेंगे, जैसे एप्पल कंप्यूटर कहती है हम आईफोन बना रहे हैं तो इसी तरह से बनाएंगे, यही मॉडल रखेंगे, यही सीरीज होगी, ऐसे सब कुछ होगा। तो मैं मेथड नंबर 1 की बात कर रहा हूँ। मैंने लिखा यूनिट कॉस्टिंग स्लैश सिंगल आउटपुट कॉस्टिंग स्लैश सिंगल कॉस्टिंग। इट इज अप्लाइड व्हेन एन ऑर्गेनाइजेशन प्रोड्यूसेस, इट इज अप्लाइड व्हेन एन ऑर्गेनाइजेशन प्रोड्यूसेस सिंगल प्रोडक्ट। जब एक ऑर्गेनाइजेशन एक ही प्रोडक्ट को बनाती है एंड उस प्रोडक्शन प्रोसेस की वो कॉस्ट कैलकुलेट करना चाहती है, उसी एक प्रोसेस, उसी प्रोडक्ट, मतलब मैं आपसे कहता हूँ ऐसा नहीं है कि द कंपनी इज ओनली मैन्युफैक्चरिंग, फॉर एग्जांपल मारुति सुजुकी, दे आर मैन्युफैक्चरिंग ओनली वन कार। मैं ये नहीं कह रहा कि एक ही कार, मैं ये कह रहा हूँ कि जब वो बिना कोई ऑर्डर के, बिना किसी स्पेसिफिक ऑर्डर के, वो एक ही यूनिट पे ध्यान देते हैं, दे आर प्रोड्यूसिंग अ सिंगल प्रोडक्ट विद द सेम स्पेसिफिकेशंस विदाउट चेंजिंग एनीथिंग, then if I want to calculate the cost of that production process, it means I want to calculate the cost of that per unit, and hence I will say we are following single or output costing। आराम से बेटे मेथड नंबर 1 की तरफ हूँ मैं। यूनिट कॉस्टिंग, सिंगल आउटपुट कॉस्टिंग, सिंगल कॉस्टिंग, इट इज अप्लाइड व्हेन एन ऑर्गेनाइजेशन प्रोड्यूसेस सिंगल प्रोडक्ट and whose production process involves manufacturing of a single product। तो इन केसेस में मैं आपसे मेथड नंबर 1 की बात कर रहा हूँ। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, वी हैव टू प्रिपेयर अ कॉस्ट शीट, और कॉस्ट शीट के साथ एक सेपरेट कॉलम बना देते हैं कॉस्ट पर यूनिट का। बट मैं कुछ आगे चल रहा हूँ यार, मेरे को कुछ आगे बताना है आप सभी को। अभी लिखना नहीं है आपने, मत लिखो, आप पहले मेरी कहानी को ध्यान से समझ लो। मेरी जो कहानी है बेटे वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, उसके बाद लिख लेंगे जो लिखना है जॉब कॉस्टिंग में। तो पहले आप अपने पेज में लिखो माई स्टोरी, मेरी कहानी। आई कैन ब्रॉडली से कि भाई प्रोडक्ट की मुझे कॉस्ट कैलकुलेट करनी है। आई कैन से कि उस प्रोडक्ट की कॉस्ट मैं एक स्पेसिफिक ऑर्डर कॉस्टिंग के बेसिस में कैसे कैलकुलेट करूंगा, और नॉन स्पेसिफिक ऑर्डर बेसिस में कैसे कैलकुलेट करूंगा। नॉन स्पेसिफिक का मतलब है कि जब हम कोई पर्टिकुलर स्पेसिफिक ऑर्डर नहीं दे रहे, हम ये कह रहे हैं कि आप ये यूनिट्स को प्रोड्यूस करो, या ऑटोमेटिकली वो कंपनी, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था लग्जर कंपनी, दे आर मैन्युफैक्चरिंग मार्कर्स, दे आर प्रिंटिंग लाइक एनीथिंग, दे आर हैविंग देयर ओन डिज़ाइन। वो कहते हैं कि हम कुछ नहीं बदलने वाले, कैप भी ऐसी रहेगी, इंक भी ऐसी रहेगी, प्रिंटिंग भी ऐसी रहेगी। मैंने उनको अप्रोच किया दिवाली में, होली में, मैंने कहा मेरे इतने सारे स्टूडेंट्स हैं, ऑल ओवर वर्ल्ड में स्टूडेंट्स हैं, तो मैं उनको गिफ्ट देना चाहता हूँ लग्जर के पेन्स। तो आप क्या करो, लग्जर की पेन की बॉडी के ऊपर मेरा नाम लिख दो, भूपेश आनंद क्लासेस, और कैप थोड़ी सी चेंज कर दो, इसका कलर ऐसे कर दो। उन्होंने कहा भैया हम कुछ नहीं करेंगे, लेना है तो लो, नहीं तो मत लो। इट मीन्स दे आर नॉट फॉलोइंग स्पेसिफिक ऑर्डर, दे आर ओनली एक्सेप्टिंग द
दे आर ओनली एक्सेप्टिंग द नॉन स्पेसिफिक ऑर्डर्स। तो नॉन स्पेसिफिक में तो हमें पता ही है यार सिंगल आउटपुट कॉस्टिंग है। मैं आज जो आपको कराने वाला हूं उसका नाम है स्पेसिफिक ऑर्डर। स्पेसिफिक ऑर्डर का मतलब है कि जब आप एक स्पेसिफिक चीज के लिए बोलते हैं, जैसे आप ब्यूटी पार्लर, अभी मैं आज ब्यूटी पार्लर की बात दिखाऊंगा। किसी कोई ब्यूटी पार्लर आ जाता है, कोई किसी को खाली अपने आईब्रोज ठीक कराने हैं, किसी को फेशियल ठीक कराना है, किसी को लिप्स ठीक कराने हैं, किसी को पूरी बॉडी की वैक्सीन करानी है। इट मीन्स द किसी को हेयर स्टाइल कराना है, किसी को हेयर वॉश कराना है। इट मीन्स इट डिपेंड्स। एंड दैट ब्यूटी पार्लर मैडम वो आपके ऑर्डर के हिसाब से आपके लिए वर्क करती है। तो मैं कहूँगा दैट इज जॉब कॉस्टिंग। when we are preparing, when we are producing as per your orders, and then we want to calculate the cost, that can be calculated with the help of job costing। प्रोसेस से नहीं होगी यार, कॉन्ट्रैक्ट से भी नहीं होगी, सिंगल आउटपुट से भी नहीं होगी, एक ही चीज से होगी और उसका नाम है क्या नाम है बेटे, उसी का तो नाम है जॉब कॉस्टिंग। तो अगर आप एक जॉब की कॉस्ट कैलकुलेट करने वाले हो और वो जॉब एक छोटे पीरियड की है, मतलब लेस देन 12 मंथ्स की है, और वो शॉर्ट टर्म पीरियड में कंप्लीट हो जाएगी। जैसे फैशन डिज़ाइनर, जैसे मैं अपने टेलर के पास गया, जैसे हम सब छोटे से थे तो हम टेलर के पास जाते थे, क्लॉथ लेके जाते थे। अब तो रेडीमेड गारमेंट्स का ज़माना आ गया बेटे। पहले ज़माने की बात, जब आप बहुत छोटे थे तो टेलर के पास जाते थे, हम उसको कहते थे कि भाई आप कॉलर इस तरह से बना दीजिए, पॉकेट इस तरह से बना दीजिए, यहाँ भी पॉकेट डाल दीजिए, यहाँ भी पॉकेट, आगे भी पॉकेट, ये क्लॉथ है, ये डिज़ाइन है। इट मीन्स आई एम सेइंग देम एज अ स्पेसिफिक ऑर्डर। बट आज आपको शर्ट्स लेनी है तो वैन हुसैन के शोरूम में रेडीमेड शर्ट्स मिल रही हैं, आपके ऑर्डर के हिसाब से नहीं। उन्होंने बना दिया भाई 36 साइज का ये है, 38 यही, 34 है, ये कबर्ड है, ये डिज़ाइन है, लेना है लो, नहीं तो जाओ। इट मीन्स टेलर जो है वो स्पेसिफिक ऑर्डर की बात कर रहा है, वो तो जॉब कॉस्टिंग की बात करेगा। उसकी कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए हम जॉब कॉस्टिंग लगाएंगे। बट अगर वैन हुसैन, मैं वैन हुसैन की बात करूं, लुइस फिलिप की बात करूं, इट मीन्स इफ आई वांट टू कैलकुलेट द कॉस्ट, आई विल नॉट यूज जॉब और बैच कॉस्टिंग, रादर आई विल बी यूजिंग सिंगल आउटपुट कॉस्टिंग, क्योंकि वो थोक की कगार में दे आर प्रोड्यूसिंग इन नंबर्स दैट शर्ट्स एंड ट्राउजर्स। आई थिंक अब आपको शायद समझ आ रहा है जो मैं कहना चाह रहा हूं। तो बेटे जॉब कॉस्टिंग का जो कंसेप्ट आज मैं बताने जा रहा हूं, सबसे पहली बात आपको ये पता होनी चाहिए कि वेयर व्हेन दिस मेथड इज एप्लीकेबल। आई विल से दिस मेथड इज एप्लीकेबल ओनली व्हेन we have a specific order, as in case of a beauty parlor, as in case of a fashion designer, as in case of a automobile shop, as in case of a painter, है ना। पेंटिंग जो होती है बेटे एक स्पेसिफिक बनती है एक पर्टिकुलर पर्सन के लिए। तो आप सबसे पहली बात, फर्स्ट पॉइंट आप सभी अपने रजिस्टर में लिखें, ये लिखना बेटे, स्पेसिफिक ऑर्डर्स एज पर ईच कस्टमर रिक्वायरमेंट। हर किसी की अपनी अपनी रिक्वायरमेंट है। तो अगर एक मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी, अगर एक ऑर्गेनाइजेशन उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से प्रोड्यूस करती है तो हम इस मेथड की बातें करेंगे, स्पेसिफिक ऑर्डर। इसमें 3 मेथड्स आते हैं, जॉब कॉस्टिंग, बैच कॉस्टिंग और कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। अब हम देखेंगे कब जॉब लगेगी, कब बैच लगेगी, कब कॉन्ट्रैक्ट लगेगी। कुछ मुश्किल है नहीं बेटे, आप आगे चलो। मैंने एग्जाम्पल्स लिखे हैं, आप सभी ने एग्जाम्पल्स लिखने हैं बेटे, सच में कह रहा हूँ। अगर एग्जाम्पल्स लिखोगे ना तो लॉजिकली बातें ज़्यादा समझ आएंगी। लिखो लग्जर पेंट्स, लिखो ब्यूटी पार्लर वंदना लूथरा, शहनाज हुसैन, फैशन डिज़ाइनर, ठीक है जी, रितु बेरी, पेंटर, ऑटोमोबाइल वर्कशॉप। इफ़ यू राइट डाउन दीज एग्जाम्पल्स, माई कंसेप्ट, योर कंसेप्ट विल बी मोर क्लियर टू यू बेटे। आपको ज़्यादा बातें समझ आएंगी यार। आइए फर्स्ट पॉइंट के बाद मैं आ गया जी, फर्स्ट पॉइंट स्पेसिफिक ऑर्डर एज पर विच मैं आ गया जी सेकंड पॉइंट में, दैट इन नॉन स्पेसिफिक ऑर्डर्स, जो नॉन स्पेसिफिक ऑर्डर्स होते हैं जहां पर आप ऑर्डर के हिसाब से, ऑफर के हिसाब से नहीं बनाते, मैं कहता हूं वो ऑर्डर्स हैं। देखिए बेटे 2 टर्म्स में यूज कर रहा हूं, एक तो मैं कह रहा हूं ऑर्डर है, एक मैं कह रहा हूं स्पेसिफिक ऑर्डर है। दोनों में डिफरेंस है। ऑर्डर का मतलब है नॉर्मल रेगुलर प्रोडक्शन साइकिल चल रही है, हमें नॉर्मल ऑर्डर्स मिल रहे हैं, हम उन नॉर्मल ऑर्डर्स को एक्सेप्ट कर रहे हैं। एक होता है स्पेसिफिक ऑर्डर्स, स्पेसिफिक ऑफर्स मिल रहे हैं। इट मीन्स एक पर्टिकुलर डिस्क्रिप्शन के हिसाब से हमें प्रोड्यूस करना है। तो दोनों में डिफरेंस है। सेकंड पॉइंट लिख रहे हैं, इन नॉन स्पेसिफिक ऑर्डर कॉस्टिंग्स वी विल यूज सिंगल आउटपुट और प्रोसेस कॉस्टिंग। वी हैव नॉट डिस्कस प्रोसेस कॉस्टिंग अप टू दिस पॉइंट। मैं भूपेश आनंद आपको प्रोसेस भी बताऊंगा, आप ठंड रखें। अभी आप आराम से माने कि सिंगल आउटपुट कॉस्टिंग तो आपको पता ही है, ठीक है जी। ऑब्जेक्टिव ऑफ सिंगल आउटपुट कॉस्टिंग,
जो हमने लास्ट लेक्चर में किया था। बेटे ऑब्जेक्टिव क्या है कि एक यूनिट की कॉस्ट को कैलकुलेट करना। आई वांट टू कैलकुलेट, मैंने वहां पर आपको प्राइम कॉस्ट बताई थी, ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट बताई थी, नेट फैक्ट्री कॉस्ट बताई थी, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन देखी थी, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड देखी थी, कॉस्ट ऑफ सेल्स देखी थी, लॉजिक बताया था, और एक कॉलम और बना दिया था। हमने कहा था कॉस्ट शीट ही बनेगी लेकिन एक सेपरेट कॉलम बनेगा। द माय ऑब्जेक्टिव इज टू कैलकुलेट द कॉस्ट पर यूनिट, बट इन जॉब कॉस्टिंग, इन स्पेसिफिक ऑर्डर कॉस्टिंग, my objective is not to calculate the cost per unit, rather my objective is to calculate the cost of that particular job or cost of that particular batch or cost of that particular contract. मुझे मालूम है कि आपको अभी बैच और कॉन्ट्रैक्ट नहीं पता, कोई बात नहीं, आप मानिए कि टू कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर जॉब आई विल बी फॉलोइंग जॉब कॉस्टिंग। तो मैं लिख रहा हूँ जो थर्ड पॉइंट, इन स्पेसिफिक ऑर्डर कॉस्टिंग मेथड्स द ऑब्जेक्टिव इज टू कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ जॉब और बैच। स्पेसिफिक ऑर्डर्स, स्पेसिफिक ऑर्डर्स, ठीक है सर, बहुत बढ़िया। मैं आ गया जी आगे। आगे देखिए बेटे, ये जो कहानी है ना, आप में से कुछ बच्चे शायद नहीं भी लिख रहे, वो बेवकूफ़ हैं, कुछ तो लेट के पढ़ रहे हैं, वो महा बेवकूफ़ हैं यार। और जो समझदार बच्चे हैं ना, वो कहानी को जरूर लिख रहे हैं, बिकॉज कहानी लिखने से ही आपकी फाउंडेशन क्लियर होगी। अब मैं आपको नॉर्मल कॉस्टिंग की बात बता रहा हूं जो हमने लास्ट क्लास में की थी, सिंगल आउटपुट कॉस्टिंग। जो नॉर्मल आप यूनिट्स बनाते हैं, ब्रिक्स की बातें की थी मैंने, सीमेंट की बातें की थी, फ्लोर्स की बातें की थी। मैंने कहा उसमें आप ऑर्डर्स लेते हैं, उसमें रेगुलर प्रोडक्शन साइकिल चल रही होती है, उसमें ऑब्जेक्टिव होता है कॉस्ट पर यूनिट का। यहाँ पर स्पेसिफिक ऑर्डर्स में आप नॉर्मल ऑर्डर्स नहीं लेते, आपको पहले ऑर्डर मिलता है, फिर आप प्रोड्यूस करते हो, आप कस्टमर की डिस्क्रिप्शन के हिसाब से करते हो, आप उस जॉब की कॉस्ट कैलकुलेट करने का ऑब्जेक्टिव होता है। इट मीन्स आई वॉन्ट टू कैलकुलेट, आई वॉन्ट टू प्रिपेयर अ जॉब कॉस्ट शीट। बेटे कॉस्ट शीट ही बनेगी, इसीलिए तो मैंने लेक्चर 2, 2A, 2B, 2C कराए कि आपको बेसिक अगर समझ आएगा ना, तो आप बताइए सिंगल आउटपुट कॉस्टिंग कितनी जल्दी समझ आ गई। अब आप जॉब कॉस्ट शीट बनाएंगे, फिर बैच कॉस्ट शीट बनाएंगे, फिर कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाएंगे, लॉजिक कॉस्ट शीट वाला ही रहने वाला है। तो मैं लिख रहा हूँ जी, एक बात ऊपर हेडिंग लिखिए, डिफरेंस स्पेसिफिक ऑर्डर्स और नॉर्मल ऑर्डर्स, नो रेगुलर प्रोडक्शन। भाई जब मैंने कहा कि आप क्या करो, इस पेन में मेरा नाम लिख दो, तो बार बार थोड़ी बनाते हो, तो तभी बनाएंगे जब मैं दे रहा हूँ। इट मीन्स नो स्पेसिफिक ऑर्डर्स। अच्छा ठीक है जी। नॉन रेपिटेटिव इन नेचर, ऐसा भी कंपल्सरी नहीं है कि मैं रेगुलर दूं, कभी कभी रिपीट होंगे, कभी कभी रिपीट नहीं होंगे। एज इन केस ऑफ, बेटे आपको प्रैक्टिकल लाइफ में रियल केस स्टडीज के साथ जोड़ना चाहिए। जैसे मैं कहता हूँ गारमेंट इंडस्ट्रीज, आपने कभी देखा है गारमेंट इंडस्ट्रीज में, आप देखिए मैं आपके लिए बड़ी सारी प्यारी प्यारी बातें लेकर आया हुआ हूँ। देखिए मैं आपसे कहता हूँ, ये मैंने वंदना लूथरा या फैशन डिज़ाइनर या शहनाज हुसैन या रितु बेरी की बातें की हैं कि आपको अब क्या कराना है, आईब्रोज ठीक कराने हैं, फेशियल कराना है, वैक्सिंग करानी है, हेयर कलरिंग करानी है, क्या कराना है। इट इज़ अ जॉब कॉस्टिंग, इट डिपेंड्स अपॉन यू जॉब एंड फॉर विच प्रोफेशन यू वांट। कि आपकी मैरिज हो रही है तो आप लहंगा पहनना चाहते हैं, आपकी रिंग सेरेमनी है, आपका क्या है, इट डिपेंड्स ऑन दैट। सो इट इज, वी विल फॉलो अ जॉब कॉस्टिंग, वी फॉलो अ जॉब कॉस्टिंग इन दीज टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज। और मैंने आपके लिए लग्जर पेन बार बार लेकर आता हूँ, क्योंकि मैं लग्जर पेन का पेन यूज करता हूँ, तो मुझे लगता है लग्जर से आपको ज़्यादा समझ आएगा। अगर मैं कहता हूँ लग्जर वालों को कि भाई मेरे पेन में आप मेरा नाम लिख दीजिए, पेन का कलर ये कर दीजिए, और वो रेडी हो जाते हैं। नाउ इट इज नॉट कंपल्सरी कि वो खाली स्पेसिफिक ऑर्डर से लेते हैं। लग्जर वाले अपने पेन तो बना ही रहे हैं अपने हिसाब से, बट वो अलॉन्ग विद दैट मेरा ऑर्डर भी ले लेते हैं और मेरे ऑर्डर के हिसाब से भी बनाते हैं। यू गेटिंग माय पॉइंट? तो वो भी कर सकते हैं। इट मीन्स फॉर कैलकुलेटिंग द कॉस्ट ऑफ माई ऑर्डर दे विल बी फॉलोइंग जॉब कॉस्टिंग, और जो नॉर्मल बना रहे हैं उसके लिए दे कैन फॉलो सिंगल आउटपुट कॉस्टिंग। इसको बोलते हैं मल्टीपल कॉस्टिंग, मतलब आप एक से ज़्यादा तरीके फॉलो करते हो। जब आप थाली खाते हो, थाली फिक्स थाली लेते हो, तो उसमें मीठा भी होता है, तीखा भी होता है, कड़वा भी होता है। इट मीन्स आप पूरा ले रहे हो पैकेज। यू गेटिंग माय पॉइंट? आइए जी, मैं गारमेंट इंडस्ट्री की बात करता हूँ। हमारी इंडिया में गारमेंट इंडस्ट्री सूरत में बड़ी मशहूर है बेटे, साड़ियाँ वहाँ की बड़ी मशहूर है। अब सपोज करते हैं आपकी कंपनी, आपका प्रोडक्ट चंडीगढ़ में बिकता है या दिल्ली में बिकता है, और आप अपना प्रोडक्शन नहीं करते, आप सूरत में किसी इंडस्ट्री को, किसी फर्म को वहाँ पर ऑर्डर देते हो कि आप इस डिज़ाइन की साड़ीज दे दीजिए और इसमें हमारा मार्का लगा दीजिए, हमारा नेम प्लेट लगा दीजिए, जैसे डेल कंप्यूटर्स वाले कर रहे हैं, जैसे मोबाइल इंडस्ट्रीज़ में ऐसा हो रहा है, जैसे FMCG प्रोडक्ट्स में ऐसा हो रहा है। बेटे वो सब अपना नहीं बनाते, रेफ्रिजरेटर हिटाची अपना थोड़ी बनाता है, दे जनरली गेट इट डन। इट मीन्स दे आर गिविंग अ जॉब। इफ आई थिंक अब आपको लॉजिकली समझ आ रहा है कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ।
जैसे डेल कंप्यूटर्स की बात की, मैंने इसके बाद बात की, मैं डिफरेंट बात कर रहा हूँ। मैं आपसे कह रहा हूँ कि इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट ऑटोमोबाइल वर्कशॉप, तो इन दैट केस ऑल्सो आई विल बी फॉलोइंग इट। मैंने उसके बाद अभी आज विकिपीडिया से बताऊंगा कि जॉब कॉस्टिंग का मतलब क्या है। बेटे मैंने एक एक चीज बता देनी है, फॉर्मेलिटी नहीं यार। जॉब कॉस्टिंग इज अकाउंटिंग विच ट्रैक्स दिस रेवेन्यू ऑफ द जॉब, एनेबल्ड स्टैंडर्डाइज रिपोर्टिंग दिस फॉरेन अकाउंटिंग सिस्टम टू डू दिस। बेटे आपको रिलेट करना चाहिए इन चीजों से, तो आपको ज्यादा। जॉब कैन बी डिफाइंड एज अ स्पेसिफिक ऑर्डर, देखो क्या लिखा हुआ है, अ जॉब कैन बी डिजाइंड फॉर अ स्पेसिफिक प्रोजेक्ट डन फॉर वन कस्टमर। एक कस्टमर के लिए आप जो जॉब करते हैं, अगर आपको उसकी कॉस्ट कैलकुलेट करनी है तो हम जॉब कॉस्टिंग फॉलो करेंगे। आइए, मैं भूपेश आनंद आज आपके सामने यही बात कहने जा रहा हूं कि अगर आप अच्छे बच्चे हो गए तो ये पॉइंट लिख लोगे, फोर्थ डिफरेंस। बट एक मिनट दे रहा हूँ, डिफरेंस लिखोगे तो आपको समझ आएगा। एक बच्चा कहता है हमारे तो एमसीक्यू पेपर्स आते हैं या सब्जेक्टेड पेपर्स आते हैं, हम डिफरेंस को लेकर मत लिखो भाई साहब, मर्जी आपकी है। गंगा तो ज्ञान की बह रही है, आप डुबकी मारना चाहे मारे, नहीं तो मत मारे। मैं भूपेश आनंद आपसे कहता हूँ कि आप पॉइंट नंबर 5 तो जरूर नोट कर लेना। इन जॉब कॉस्टिंग प्रोडक्ट इज बीइंग प्रोड्यूस फॉर इमीडिएट सेल, मतलब आपको पहले से स्पेसिफिक ऑर्डर मिल चुका होता है। आपको जब वो ऑर्डर मिल चुका होता है तो आप उस ऑर्डर की प्रोडक्शन या उस ऑर्डर की मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करते हैं। और जब आप उस ऑर्डर की मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन जब स्टार्ट करते हैं, तो मैंने कहा पहले से आपके पास ऑर्डर है। बट इफ यू आर फॉलोइंग अ रेगुलर प्रोडक्शन, अगर आप नॉर्मल इंडस्ट्री है, नॉर्मल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, आप नॉर्मली गुड्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो जरूरी नहीं है कि आपको पहले से ही ऑर्डर मिला हो, क्योंकि आपका काम ही यही है, आप एक ही तरह के यूनिट्स बनाते रहते हैं। तो जॉब कॉस्टिंग की एक और स्पेशलिटी है दैट यू जनरली गेट, यू ऑलवेज गेट अ ऑर्डर इन एडवांस एंड देन यू स्टार्ट, बिकॉज इट इज एज पर द स्पेसिफिकेशन ऑफ द कस्टमर्स। आगे लिख रहे हैं जी, इन जॉब कॉस्टिंग मैनेजमेंट अकाउंटेंट और कॉस्ट अकाउंटेंट हैज टू प्रिपेयर अ कॉस्ट शीट फॉर ईच जॉब। बेटे कॉस्ट शीट ही बनानी है, हम हर जॉब के लिए अलग अलग कॉस्ट शीट बनाएंगे, जॉब कार्ड बनाएंगे और फिर हम देखेंगे। बट हाँ, जैसे मैंने कहा, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग इज अ स्पेसिफिक ऑर्डर कॉस्टिंग, जॉब कॉस्टिंग इज अ स्पेसिफिक ऑर्डर कॉस्टिंग, बैच कॉस्टिंग इज अ स्पेसिफिक ऑर्डर कॉस्टिंग। बट ये जो जॉब और बैच है ना, ये शॉर्ट टर्म पीरियड की है। बेटे कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग एक लॉन्गर पीरियड का है, जनरली इट इज फॉर मोर देन 12 मंथ्स। जैसे फ्लाईओवर बन रहे हैं, ब्रिजेस बन रहे हैं, तो आज मैं जो मेथड ऑफ कॉस्टिंग बता रहा हूँ, आई एम नॉट टेलिंग यू फॉर फ्लाईओवर, आई एम नॉट टेलिंग यू फॉर रोड्स, आई एम नॉट टेलिंग यू फॉर ब्रिजेस। मैं आज छोटी छोटी बातें कर रहा हूँ कि भाई छोटी छोटी कॉस्ट, छोटी छोटी जो जॉब मिली है उसकी कॉस्ट निकालनी है तो कैसे निकालेंगे। मैंने एक टाइम लाइन ड्रॉ कर दी। बेटे बड़ी मेहनत की है यार, आपको पता भी नहीं है मैंने कितनी मेहनत की हुई है, समय की रेखा बना दी। मैं समय हूं, मैं चलता ही रहता हूं, मैं कभी रुकता नहीं। ये आ गया जी बिगिनिंग T0, और ये आ गया जी, मान लेते हैं दिस इज T1, 12 मंथ्स। तो जो भी काम 12 महीने के अंदर हो जाएगा, आई विल से इट इज क्या, वी विल फॉलो जॉब कॉस्टिंग। एंड इफ इट इज मोर देन 12 मंथ्स, आई विल से इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। 2 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। अब आपको एग्जामिनेशन में, पेपर में किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे। बेटे बनानी तो जॉब कॉस्ट शीट ही है। एक तो ये होगी कि आपको भूतकाल की इंफॉर्मेशन दे देंगे, पास्ट टेंस दे देंगे, हादसे हो चुके, हादसों का शहर है ये दिल्ली शहर, हादसा हो चुका, इट मीन्स यू हैव ऑलरेडी इनकर्ड द कॉस्ट, यू हैव ऑलरेडी इनकर्ड द कॉस्ट फॉर दैट जॉब। आपको जो भी कुछ करना था, मटेरियल यू हैव परचेज फॉर दैट जॉब, लेबर यू हैव परचेज फॉर दैट जॉब, यू हैव परचेज, यू हैव टेकन अ मशीनरी ऑन रेंट फॉर दैट जॉब। तो आपने जॉब से रिलेटेड जो भी खर्चे हुए आपको ऐड कर देने। जैसे मैं अभी अपनी कार अर्टिगा को लेकर गया था ऑटोमोबाइल शॉप में सर्विस करने के लिए, उसकी क्लच प्लेट्स भी वीक थी, तो उन्होंने क्या किया, मेरा एक जॉब कार्ड बना दिया। एक तो नॉर्मल सर्विस थी, उसमें कूलेंट चेंज किया, उसमें उन्होंने ब्रेक ऑयल चेंज किया, उसमें उन्होंने ऑयल चेंज किया, उसके बाद उन्होंने एसी के फिल्टर्स चेंज किए, ये तो नॉर्मल था। बट मेरा एक और भी था कि भाई मैं जब स्पीड देता हूँ तो आगे भागती नहीं है, बट घर घर की आवाज़ आती है, तो उन्होंने कहा क्लच प्लेट में भी वीक, तो उन्होंने मेरी क्लच प्लेट्स भी ठीक की। तो मेरी जॉब कार्ड में मेरे को 25,000 रुपये देने पड़े फॉर माई वर्क। इट इज़ अ जॉब कॉस्ट, इट इज़ अ जॉब कार्ड।
तो मैं आपसे यही कह रहा हूं कि एक तो ये है कि उन्होंने मेरे को पहले एस्टिमेट बताया। मैंने कहा भाई साहब पहले एस्टिमेट बता दो कितना खर्चा आएगा, पता चला आपने कर दिया, फिर आप कहोगे जितनी कॉस्ट है। तो इन द बिगिनिंग, इन द मॉर्निंग, दैट पर्सन हैज गिवन मी एन एस्टिमेट कि साहब क्लच प्लेट अगर बदली तो ये हो जाएगा, ये अगर चेंज हुआ तो ये लगेगा, इतना होगा तो ये लगेगा। दे हैव गिवन मी ए एस्टिमेट एंड देन दे हैव स्टार्टेड विद द वर्क। वंस आई सेड ओके, तो उस जॉब कार्ड में जब उन्होंने ऑलरेडी शाम को जब मैं गया तो अल्टीमेटली अप्रॉक्सीमेटली उसी के आसपास की कॉस्ट आ रही थी। तो उन्होंने मेरे को जॉब कार्ड दिया। तो एक तो ये हो सकता है कि भाई आपने खर्चा पहले से ही कर दिया फिर कॉस्ट निकाल रहे हो, एक ये भी हो सकता है कि आप पहले एस्टिमेट कर रहे हो और फिर कॉस्ट निकाल रहे हो। तो बेटे दो तरह के क्वेश्चंस आएंगे आपके एग्जामिनेशन में, आप लिख लें। फर्स्ट टाइप इज यू विल बी गिवन द पास्ट टेंस, भूतकाल की बातें दी होंगी और आपको भविष्यकाल की निकालनी होंगी। आइए एक बात जो बड़ी प्यारी सी है, जो मैं आप लास्ट आज के अपने लेक्चर में कहना चाहता हूं, क्योंकि लेक्चर नंबर 5 में आई विल बी डूइंग द प्रैक्टिकल पार्ट। बेटे मैं ये कहना चाहता हूं कि आपने लास्ट टू लास्ट लेक्चर 2 सीरीज में कॉस्ट शीट सीखा, फिर उसके बाद सिंगल आउटपुट कॉस्टिंग सीखा। अच्छा, कॉस्ट शीट में या सिंगल आउटपुट कॉस्टिंग में मैंने आपको बताया कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मटेरियल्स, डायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। एंड आई हैव टोल्ड यू दैट फॉर मटेरियल, फॉर डायरेक्ट मटेरियल एंड फॉर इनडायरेक्ट मटेरियल देयर आर 3 कंडीशंस। अगर तीनों कंडीशंस फुलफिल कर जाती हैं, इट मींस दैट इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ दैट इंक्रीजेस द आउटपुट, दैट इंक्रीजेस द वैल्यू, यू कैन डायरेक्टली फाइंड आउट, इट इज ट्रेसेबल। तो अब तुम कहते हैं डायरेक्ट मटेरियल है। ये आपको मैंने बड़ी सारी बातें ऑलरेडी बता दी बेटे, आज भी यही बात है। बट हम जॉब कॉस्टिंग में ना थोड़ा सा अपने इस रूल को चेंज करने वाले हैं। जब आप जॉब कॉस्ट शीट बनाओगे ना, तो ऐसा हो सकता है कि सिंगल आउटपुट कॉस्टिंग में जो कॉस्ट इनडायरेक्ट थी, फॉर एग्जाम्पल सुपरवाइजर सैलरी is an indirect labor, for example machine rent is indirect expense, for example factory electricity is an indirect expense। ऐसा भी हो सकता है कि जो कॉस्ट इनडायरेक्ट थी सिंगल आउटपुट कॉस्टिंग में, या जो कॉस्ट इनडायरेक्ट थी इन द कॉस्ट शीट, दैट कॉस्ट कैन बिकम अ डायरेक्ट कॉस्ट फॉर जॉब। एक बच्चे को नींद आ रही थी, वो तो खड़ा हो गया, वो कहता क्या कह रहे हो मास्टर, आई रिपीट माई वर्ड्स, it may be possible that the cost which is direct in which is direct or which is indirect in single output costing can become direct or indirect in job costing, because my objective in job costing is not to calculate, is to calculate the cost of that job। suppose करते हैं आप 3 वर्क कर रहे हैं, जॉब 1, जॉब 2, जॉब 3। अब आपने जॉब 2 के लिए 5 वर्कर्स अपॉइंट किए, खाली जॉब 2 के लिए, और आपने उन 5 वर्कर्स को सुपरवाइज करने के लिए एक सुपरवाइजर को अपॉइंट किया, खाली जॉब 2 के लिए। वैसे अगर आप देखें कॉस्ट शीट में और सिंगल आउटपुट कॉस्टिंग में, तो सुपरवाइजर कॉस्ट इज इनडायरेक्ट लेबर बिकॉज दैट पर्सन इज नॉट डायरेक्टली रिलेटेड विद द प्रोडक्शन। बट इफ यू आर प्रिपेयरिंग अ जॉब कॉस्ट शीट माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप जॉब नंबर 2 की कॉस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं, तो बेटे वो सुपरवाइजर की जो सैलरी है और जो वर्कर की सैलरी है, इट इज अ डायरेक्ट कॉस्ट। आप मेरी बात समझ रहे हैं? इवन आपने उस जॉब नंबर 2 के लिए कोई मशीन रेंट में ली, क्योंकि वो पर्टिकुलर जॉब उसी मशीन से हो सकती है, तो जो रेंट पे किया फॉर दैट मशीन फॉर परफॉर्मिंग दैट जॉब, आई विल से इट इज अ डायरेक्ट कॉस्ट फॉर दैट जॉब नंबर 2। एक बच्चा कहता सर इसमें क्या मतलब है, डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है? बेटे मैं ये कहना चाहता हूं कि आपको जब कॉस्ट शीट बनानी है तो आप जॉब कॉस्ट शीट में पहले डायरेक्ट कॉस्ट लिखते हो, क्योंकि डायरेक्ट कॉस्ट का जोड़ करते हैं तो प्राइम कॉस्ट आती है, और डायरेक्ट कॉस्ट बड़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है फॉर अ मैनेजमेंट अकाउंटेंट टू चेंज द डिसीजंस, क्योंकि डायरेक्ट कॉस्ट के थोड़े से चेंज में पूरी कॉस्ट चेंज हो सकती है। It means you have to put the microscopic view on case of direct cost. So it is very important that to find out which type of cost is direct and which type of cost is indirect. So when I say direct cost, I mean the cost which is related with the job. I'm not telling you that those 3 conditions. तो आप पहले लिखें, in unit or single output costing we have a criteria for treating cost as direct or indirect. मैं फिर रिपीट करता हूं, in unit costing or single output costing we have a criteria for treating cost और खर्चा as direct and as indirect। मतलब हमारे अलग से कंडीशंस होती है बेटे। मैंने बताया था मटेरियल में इंटीग्रल पार्ट होना चाहिए, ट्रेसेबल होना चाहिए, इससे फिनिश गुड्स की वैल्यू बढ़नी चाहिए, वहां थे हम उस तरह से ही करते थे। बट आज
मैं जब आपको जॉब कॉस्टिंग की बात कर रहा हूं तो बेटे मेरी थोड़ी सी क्राइटेरियाज में चेंजेस आएंगे, बदलाव आएंगे, बिकॉज मेरा यहां पर ऑब्जेक्टिव यूनिट कॉस्ट को कैलकुलेट करना नहीं है. माय ऑब्जेक्टिव इज आई वांट टू कैलकुलेट द जॉब कॉस्ट. क्योंकि लेक्चर नंबर 5 में जब मैं आपसे जॉब कॉस्ट शीट बनवा रहा हूँ तो आप देखेंगे कि मशीन रेंट को मैं डायरेक्ट एक्सपेंस मान रहा हूं, जबकि यूनिट कॉस्टिंग में मशीन रेंट इज अ इनडायरेक्ट एक्सपेंस. तो बेटे ये डिफरेंस है. आज के इस लेक्चर नंबर 4 में मैं वही तो डिफरेंस आई वांट टू गिव अ मोर इंपॉर्टेंस सो दैट यू कैन बी बेटर अवेयर ऑफ दैट. तो मैं लिख रहा हूं, बट इन केस ऑफ जॉब कॉस्टिंग, इफ अ कॉस्ट कैन बी डायरेक्टली रिलेटेड टू अ पर्टिकुलर जॉब. फॉर एग्जाम्पल लेट देयर बी 3 जॉब्स, जॉब 1, जॉब 2, जॉब 3. मैंने आपको समझाने के लिए कहा कि मान लेते हैं 3 तरह की जॉब्स हैं, जॉब 1 के लिए, जॉब 2 के लिए, जॉब 3 के लिए. मान लेते हैं जॉब 2 के लिए आपने 5 वर्कर्स अपॉइंट किए, एक सुपरवाइजर अपॉइंट किया, एक मशीनरी को परचेज रेंट में लिया. इट मींस दिस यू हैव डन फॉर जॉब नंबर 2. इट मींस दिस इज डायरेक्ट कॉस्ट फॉर जॉब नंबर 2. इट मींस इट विल बी कमिंग अंडर द प्राइम कॉस्ट ऑफ जॉब नंबर 2. बट सपोज करते हैं कि मटेरियल आपने परचेज किया. अच्छा, वो मटेरियल जॉब 1 में भी लग जाता है, जॉब 2 में भी लग सकता है, जॉब 3 में भी लग सकता है. दैट मटेरियल इज इनडायरेक्ट मटेरियल. मेरी बात आप समझ रहे हैं? अगर आपने एक खर्चा उस पर्टिकुलर जॉब के लिए किया और उसके साथ सीधी सीधी मोहब्बत है, उसके साथ उसका प्यार है, उसके साथ उसका इश्क है, तो हम क्या कहते हैं? इट इज नेम्ड एज डायरेक्ट कॉस्ट फॉर दैट जॉब. तो यहां पर डिफरेंस आएगा जब आप नॉर्मल कॉस्ट शीट बना रहे होंगे. मैं मदद करूंगा बेटे, लेक्चर 5 में पूरी हेल्प करूंगा. मैं आगे चल रहा हूं बेटे. भूपेश आनंद लास्ट पॉइंट की तरफ आ गया. सपोज लग्जर कंपनी, मैंने एग्जांपल दिया था आपको लग्जर पेन्स का, कि मैंने कहा भाई 1000 पेन बना दो, मुझे दिवाली में गिफ्ट देने हैं. तो अब 1000 पेन के लिए सपोजिंगली उनको एक अलग से फैक्ट्री रेंट देना पड़ा, स्पेस लेनी पड़ी किराए में, या एक स्पेसिफिक मशीनरी लेनी पड़ी, या उसकी स्पेसिफिक प्रिंटिंग मैंने बोली वो करनी पड़ी, या मैंने कहा इस कैप का ये कलर कर देना, वो करना पड़ा. तो जो भी कुछ 1000 पेन को बनाने के लिए लग्जर पेन ने किया, कंपनी ने किया, आई विल से दैट इज द कॉस्ट, जॉब कॉस्ट फॉर दैट 1000 पेन्स. सो वी विल नॉट से कि ये इनडायरेक्ट है या ये डायरेक्ट है. बेटे जहाँ पे जाते हैं, जिस देश में जाते हैं, जैसे आप जर्मनी में जाएंगे तो जर्मन लैंग्वेज तो बोलेंगे, फ्रांस में जाएंगे तो फ्रेंच बोलेंगे, और हिंदुस्तान में होंगे तो हिंदी बोलेंगे. तो इसी तरह से हम ये कह रहे हैं, व्हेन एवर आई वांट टू प्रिपेयर जॉब कॉस्ट शीट, आई विल प्रिपेयर अ कॉस्ट अकॉर्डिंगली. लास्ट पॉइंट की बात कर रहे हैं. इट इंप्लाइज अ कॉस्ट कैन बी अ इनडायरेक्ट कॉस्ट फॉर यूनिट सिंगल आउटपुट कॉस्टिंग बट अ डायरेक्ट कॉस्ट फॉर जॉब कॉस्टिंग. लिख लो बेटे, बड़ी प्यारी सी बात है यार, एमसीक्यू में आ सकती है बेटे. मैंने कहा इट इंप्लाइज अ कॉस्ट विच कैन बी इनडायरेक्ट फॉर सिंगल, कैन बी डायरेक्ट फॉर जॉब. तो डायरेक्टली सीधा सीधा मोहब्बत होनी चाहिए. अगर यूनिट की खर्चे के साथ सीधी मोहब्बत है तो यूनिट कॉस्टिंग में हम बोलते थे इट इज डायरेक्ट. और अगर जॉब की उस खर्चे के साथ सीधी सीधी मोहब्बत है, 2.5 अक्षर प्रेम के हैं, तो हम कहते थे इट इज अ डायरेक्ट कॉस्ट. सो ऑल डायरेक्ट कॉस्ट फॉर जॉब विल बी पार्ट ऑफ प्राइम कॉस्ट. ये इंपॉर्टेंट है. इस पॉइंट के लिए तो मैंने बताया था कि प्राइम कॉस्ट कितनी आती है. व्हेनेवर आई वांट टू कैलकुलेट द प्राइम कॉस्ट ऑफ अ जॉब, इट मींस ऑल द कॉस्ट व्हिच इज रिलेटेड विद द जॉब, दैट इज अ प्राइम कॉस्ट. आइए जी, आइए, मैं भूपेश आनंद आज आपके सामने बड़ा प्यारा सा एक वीडियो दिखाना चाहता हूं. आप देखेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा बेटे, आप सच में देखेंगे तो अच्छा लगेगा. वीडियो है बेटे, मूवी इकबाल है. वो ना सुन सकता है ना बोल सकता है, लेकिन मन में उसके ख्वाब हैं कि मुझे इंडियन क्रिकेट टीम का मेंबर बनना है. कहते हैं आपके इंटरनल जो ख्वाब होते हैं, अगर आप उसके लिए कायनात से उसके लिए मेहनत करनी शुरू कर दो तो पूरे हो जाते हैं यार. अब देखो, एक छोटा सा लड़का जब ये कर सकता है तो आप क्यों नहीं कर सकते बेटे? आशाएं, उम्मीदें, ड्रीम्स, थॉट्स. कुछ पाने की हो आस, कुछ पाने की हो आस, कुछ पाने की हो आस. कोई अरमा हो जो खास कोई अरमा हो जो पास. बेटे आपको मैं बता रहा हूं, लाइफ में आप सब कुछ अचीव कर सकते हैं. आपके अरमान, आपके ड्रीम्स होने चाहिए. यस. अब मुश्किल नहीं, कुछ भी मुश्किल नहीं है यार इस दुनिया का, अगर आप चाहो और उसके पीछे पड़ जाओ.
अब मुश्किल नहीं कुछ भी यार। आइए नेक्स्ट लेक्चर नंबर 5 में मिलेंगे। मैं जॉब कॉस्टिंग के ऊपर कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा बेटे, बिल्कुल मिस मत करना नेक्स्ट लेक्चर। आज का लेक्चर तो फाउंडेशन बनाने के लिए था। मिलते हैं बेटे नेक्स्ट लेक्चर में।